बहुत समय पहले की बात है। पार्वती की दो बेटियां थीं, देविका और प्रिया। प्रिया बहुत ही सादा जीवन जीती थी। गरीब परिवार में पले बड़े होने के कारण वह जिंदगी के हर चुनौती के लिए तैयार रहती थी। वही छोटी बहन देविका की ख्वाहिशें जैसे आसमान छूने को थी। देविका दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने बालों का बहुत ध्यान रखती थी। बाल ना झड़े इसलिए वह बालों में तरह तरह के तेल लगाती थी। उसके काले घने लंबे बाल उसे और खूबसूरत बनाते थे। वही प्रिया दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी और उसके बाल भी देविका जितने खूबसूरत नहीं थे। देविका की खूबसूरती देखकर उसी की क्लास में पढ़ने वाला पवन मन ही मन में देविका को पसंद करने लगता था। एक दिन पवन अपनी माँ सावित्री को देविका के बारे में बताता है। इससे सावित्री देवी पूरी तैयारी के साथ पार्वती के घर आती है और अपने बेटे पवन के रिश्ते की बात करती है। पार्वती बोलती है, बहन जी, मुझे देविका की शादी से कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं दोनों बेटियों की शादी एक ही साथ कराना चाहती हूँ। आप तो जानती है हम इतने अमीर नहीं हैं। सावित्री बोलती है, बहन जी, आप उसकी भी फिक्र मत कीजिए। मेरा बड़ा बेटा रोहित अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। प्रिया का रिश्ता मैं मेरे बड़े बेटे रोहित से करना चाहती हूँ। इस बात से सावित्री की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। एक हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त निकला और देविका और प्रिया की एक ही घर में शादी हो गई और दोनों शादी के बाद अपने ससुराल आई। सावित्री देवी ने दोनों का गृह प्रवेश किया। आज उनकी पहली रसोई थी। प्रिया किचन में जाकर हलवा बनाने लगी। वही देविका शीशे के सामने खड़े होकर हमेशा की तरह अपने बाल संवारने लगी। सावित्री देवी बोलती है, अरे बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना? आज तुम्हें मीठे में कुछ बनाना है? फिर देविका कहती है, पर सासू माँ, प्रिया दीदी हलवा बना रही हैं। अगर मैंने भी कुछ बना दिया तो हलवा कौन खाएगा? सावित्री देवी अपनी बहू की समझदारी देखकर बड़ी खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरा। अब उनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। रोहित अपने बिजनेस के काम से विदेश चला जाता है और पवन एक कंपनी में जॉब करने लगता है। वही घर में सावित्री देखती है कि प्रिया मार्केट और घर का सारा काम करती है और देविका हमेशा की तरह अपने बाल संवारती, कभी उसमें तेल लगाती और कभी कोई केमिकल इस्तेमाल करती। सावित्री देवी को ये बात पसंद नहीं थी। सावित्री बोलती है, देविका बहू, मैं कई महीनों से देख रही हूँ, सारे घर का काम प्रिया करती है। तुम सारे दिन बालों को संवारने में लगी रहती हो। आज प्रिया किसी काम से बाहर जा रही है, तुम्हें आज सारे घर का काम करना है। पर माँ जी, आज मुझे मार्केट जाना है। कल ही मार्केट में एक नया हेयर मास्क आया है, उससे बाल और भी चमकदार और खूबसूरत हो जाते हैं। पर तुम बाजार चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? आज घर का काम आप कर लीजिए माँ जी। वैसे भी आप पूरा दिन बेड पे ही तो बैठी रहती हैं, कहीं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम न हो जाए। देविका की बात सुनकर सावित्री देवी नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और वही देविका तैयार होकर मार्केट चली जाती है। सावित्री देवी बोलती है, इस देविका ने तो काम चोरी की हदें पार कर रखी हैं। हर वक्त अपने बाल संवारने रहती है। भगवान करे इसके बालों में चूहे पड़ जाए। हे भगवान, काश मेरी बात सच हो जाए। शाम को देविका घर आती है और हेयर मास्क लगाकर बैठ जाती है। प्रिया भी घर आ जाती है और अपना काम करने के लिए वह किचन में चली जाती है। देविका अपने बालों को धोकर उनको ड्राई करती है और एक ज्यादा केमिकल से बने तेल को अपने सर में लगाकर सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो उसके बहुत से बाल तकिए पर गिरे थे और जुएं उसके बालों की जड़ों से लगी हुई थी। सर खुजलाते हुए देविका अपने बिस्तर से उठी और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। देविका बोलती है,
अरे ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैंने तो कल ही इतना अच्छा हेयर मास्क लगाया है अपने सर में, इससे तो मेरे बाल सारे खराब हो गए हैं। हे भगवान, अब मैं माँ जी और प्रिया के सामने कैसे जाऊं? थोड़ी देर में पवन कमरे में आता है और देविका को सर खुजलाते देखता है। पवन बोलता है, अरे ये क्या, तुम्हारे सर में तो बहुत सी जुएं हैं और तुम्हारे बाल। देविका, ये क्या हो गया तुम्हारे बालों को? देविका फुट फुट कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सावित्री और प्रिया भी वहीं आ गए और देविका की ऐसी हालत देखकर दोनों चौंक गईं। देविका अपने बालों को देखकर रोए जा रही थी। सावित्री बोलती है, अरे अरे, ये क्या है, कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ, ये कैसे हुआ, पर उसके सारे बाल झड़ गए हैं, चारों ओर जुएं आ गई हैं। देविका, तुमने कहीं कोई केमिकल या तेल या कोई एक्सपायर शैम्पू लगा दिया था क्या? नहीं प्रिया, मैंने तो सबसे अच्छे ब्रांड का तेल और हाल ही में लॉन्च हुआ हेयर मास्क लगाया था। सावित्री की इच्छा पूरी हो गई, पर खुश होने के बजाय वह अपने बहू को रोता हुआ देख परेशान हो गई। फिर सावित्री बोलती है, अरे बहू, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बालों में जुएं भगाने का तेल लगा दूंगी। जुएं भाग जाएंगी तो जो बाल बच गए हैं वो नहीं झड़ेंगे। पवन बाहर जाता है और जुएं भगाने का तेल लेकर आता है। सावित्री देविका के बालों में तेल लगाती है और प्रिया उसके बालों की चोटी बनाती है। अपनी बहन और सास की इतनी केयर देखकर देविका भावुक हो जाती है। अब से देविका घर के कामों में प्रिया का हाथ बटाती है और बाकी समय में अपनी सास सावित्री के साथ बैठकर बातें करती है। कुछ ही समय बाद देविका के वापस लंबे घने बाल आ गए और जुएं भी भाग गई थी। पर अब देविका पहले की तरह अलग अलग ब्रांड के तेल और शैम्पू यूज करना बंद कर देती है और घर में रखे सादे तेल का इस्तेमाल करती है। सुलेखा और बिमला दोनों बहनें थी। दोनों की शादी एक ही घर में प्रीतम और मुकेश से हुई थी। 11 साल बीत जाते हैं। समय के साथ सुलेखा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसमें बेटा संजय और बेटी कविता थी। बिमला को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह संजय और कविता को ही अपने बच्चे समझती। सभी हंसी खुशी अपना जीवन बसर कर रहे थे कि एक दिन खबर आती है कि प्रीतम और मुकेश का दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया है, जिसके रहते पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 10 साल के संजय पर अब घर की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके रहते वह अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढने घर से बाहर निकल पड़ता है। बाहर काम करके वह जो रुपए लाता उसी से घर चलता। समय गुजरता है। अब संजय एक ड्राइवर की नौकरी करता है। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ काम करता था। संजय कविता की शादी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। जो भी कविता के रिश्ते के लिए आते, सभी संजय से मुंह खोलकर दहेज मांगते, जिसके रहते संजय और उसकी दोनों माँ परेशान रहने लगे। कविता बेटा, एक सूट बनवा लो, ताकि कोई भी रिश्ते वाले आए तब वही सूट पहनकर तुम उनसे मिलने बाहर आओ। ओफो माँ, मुझे नहीं करनी शादी। आप संजय भैया की दुल्हन लाने का सोचिए, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर कहीं भी। अरे बिटिया, ऐसा नहीं कहते। शादी से तो राजा की बेटी भी नहीं बची। शादी जिंदगी का बहुत अहम पड़ाव है, जिसे निभाना बहुत जरूरी है। सभी बातें कर रहे थे कि तभी संजय आता है और कहता है, अरे माँ, यह लो सब्जी। आज कविता को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, आप आज कुछ अच्छा बनाना। रिश्ते वाले? नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी। वैसे भी रिश्ते वाले आते हैं और आपसे बहुत दहेज मांगते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे आप पर बोझ नहीं बनना। मैं यही रहूंगी आप सभी के साथ। अरे पगली, बहन कभी अपने भाई पर बोझ नहीं होती। तुम अपना वो हरे रंग का सूट पहनना, देखना मेरी बहन उसमें बहुत सुंदर लगेगी। सभी तैयारियों में लग जाते हैं। शाम को रिश्ते वाले संजय के घर आते हैं। सुलेखा बिमला को बुलाती है। जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है।
पर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने से पहले आप ये बताइए, मेरे बेटे को दहेज कितना देंगे? मेरा एक लौता बेटा है और भगवान की दया से बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, इसलिए आप मेरे बेटे को एक गाड़ी तो जरूर देना। माँ जी, आप तो जानती है मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, गाड़ी खरीदना मेरे बस का नहीं। अगर तुम मेरे बेटे को एक मामूली कार नहीं दे सकते तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा ना कहिए माँ जी, आप तो जानती हैं मेरा बेटा एक ड्राइवर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एक गाड़ी खरीद सके। आप कृपया अपनी मांग वापस ले लीजिए बहन जी। भैया, मुझे ऐसे लोगों के घर नहीं जाना जो मेरे घर वालों को इस तरह बेइज्जत करे। यह कहकर कविता रोते हुए वहां से चली जाती है। उषा भी अपने बेटे को लेकर वहां से चुपचाप निकल जाती है। इन बातों को कुछ समय बीत चुका था। एक दिन संजय अपने मालिक को लेकर एक बहुत आलीशान पार्टी में गया। संजय पार्किंग में खड़ा था और अपने दोस्त से बात कर रहा था। तभी एक लंबी कार से एक लड़की बाहर आती है। उसका नाम सौम्या था। सौम्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक लौती संतान थी, इसलिए उसमें अपने स्टेटस और रुपयों का बहुत घमंड था। यूएस में पढ़ाई करके कल ही वो अपने अंकल की एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने इंडिया आई थी। बेटी, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। संजय अपने मालिक को इस तरह दर्द में तड़पता देख उसकी ओर भागता है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। देखिए, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर धनराज जी अब कुछ ही पलों के मेहमान हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर सौम्या पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने पिता से मिलने अंदर जाती है। तब उसके पिता कहते हैं, बेटी, मेरे रहते हुए मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, पर एक ख्वाहिश मेरी अधूरी है, तुम्हारी शादी। मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ तुम संजय से शादी कर लो। इसने हमेशा एक बेटा बनकर मेरा साथ दिया है। यकीनन यह एक अच्छा पति भी बनेगा। सौम्या कुछ नहीं कह पाती और धनराज अपने वकील को हॉस्पिटल बुलाकर उनकी शादी करवा देता है। शादी करते ही धनराज का स्वर्गवास हो जाता है। सौम्या ने अपने पिता की बात का मान रखा और संजय के साथ उसके घर चली गई। माँ, जरा बाहर आना तो। हाय, ये क्या किया संजय बेटा? हमें बिना बताए तूने शादी कर ली। संजय, तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। हम तुम्हारी पसंद को मना नहीं करते। माँ, यह सब जल्दी में हुआ। आज से सौम्या इस घर की बहू है। यह कहकर संजय सारी बात सभी को बताता है। कुछ भी कहो भैया, भाभी बहुत सुंदर है। आइए भाभी, अंदर आइए। रुको, मैं आरती की थाली लाती हूँ। बेटे ने जब इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो अब हमें इस रिश्ते को अपनाना होगा। सुलेखा आरती की थाली लेकर आती है और सौम्या का गृह प्रवेश होता है। सौम्या संजय के साथ अपने कमरे में चली जाती है। देखो संजय, मैंने तुम्हें अपना लिया क्योंकि मेरे पिता यही चाहते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये चाहो कि मैं इस घर में रहूं और तुम्हारे घर वालों को अपना लूं। मैं इस घर में एक मिनट और नहीं रुक सकती। देखो सौम्या, मैं जानता हूँ यहाँ एडजस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम रुको, मैं माँ से बात करता हूँ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलोगे मेरे साथ। इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? संजय सोचता है, पर अपने मालिक की बात याद करके वह कुछ नहीं कहता और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, सौम्या चाहती है हम दोनों उसके घर में रहें। कुछ दिनों की बात है, बाद में मैं आपको भी यहाँ से ले जाऊंगा। पर बेटा, दिवाली आने वाली है। घर की लक्ष्मी अगर दिवाली के दिन घर ना हुई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। मैं जानता हूँ माँ, कोशिश करता हूँ कि उससे पहले ही सब ठीक कर दूँ। जाने दो ना बहन, हाल ही में उसके पिता का देहांत हुआ है। बच्ची है, समझ जाएगी। आप इन्हें खुशी खुशी जाने दो। फिर कुछ दिन बाद संजय हमें भी तो ले जाएगा यहाँ से। संजय सौम्या के साथ उसके घर रहने चला जाता है। दिन गुजरते हैं और दिवाली आने वाली थी।
दिवाली के एक दिन पहले संजय अपने घर वालों को सौम्या के घर ले आता है, जिन्हें देखकर सौम्या मुंह बनाकर चली जाती है। शाम को सौम्या की सहेली ऋतु आती है। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज ऋतु। मुझे तो आना ही था सौम्या की बच्ची, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, पर तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ओ ऋतु, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, यह लो तुम्हारा शादी का गिफ्ट। ओह थैंक यू ऋतु। सौम्या बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें डायमंड का एक नेकलेस था, जिसे देखकर सौम्या बहुत खुश होती है। तभी कविता चाय ले आती है और कहती है, वाओ भाभी, यह तो बहुत सुंदर है। ऋतु के जाते ही सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। शाम होती है, सभी दिवाली की तैयारियों में लगे थे। सौम्या रेडी होकर अपना नेकलेस ढूंढती है, पर उसे वह नहीं मिलता। वह जोर जोर से चिल्लाकर सभी घर वालों को बुलाती है। क्या हुआ सौम्या, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? संजय, तुम्हारे घर वाले चोर हैं। इन्होंने मेरी फ्रेंड का दिया डायमंड का नेकलेस चुराया है। नहीं सौम्या, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। संजय ना चाहते हुए भी सभी घर वालों की तलाशी लेता है। तभी कविता के बैग से उसे डायमंड सेट मिलता है, जिसे देखकर सौम्या आग बबूला होकर कविता को खरी खोटी सुनाती है। कविता रोने लगती है। सुलेखा और बिमला के बहुत कहने पर भी सौम्या एक पल नहीं मानती। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कविता, तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझे कहती। यह सब करके तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। भैया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाभी को गलतफहमी हुई है भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सौम्या किसी की नहीं सुनती और सभी को घर से बाहर निकाल देती है। दिवाली के दिन तीनों माँ बेटी सर्द हवा में घर से बाहर बिना किसी सहारे के जा रहे थे। कविता बेटी, हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जरूर बहू को ही कोई गलतफहमी हुई है। रो मत मेरी बच्ची। रात को जैसे ही संजय अपने कमरे में जा रहा था, उसने देखा सौम्या किसी से बात कर रही है और कह रही है, थैंक यू सो मच ऋतु, तुम्हारा बताया हुआ प्लान सक्सेस रहा। आज तू ना होती तो मुझे इन गवार ससुराल वालों को जिंदगी भर झेलना पड़ता। भाई, मुझे तो बहुत मजा आया जब संजय ने उन्हें धक्के मार के घर से निकाला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा एक बिना बाप की बच्ची को सहारा मिल जाएगा। आज तक जिसने माँ का चेहरा तक नहीं देखा, मेरी दोनों माँ उसे माँ का प्यार देती। और कविता तुम्हें भाभी से ज्यादा दोस्त समझने लगी थी, पर तुमने बहुत गलत हरकत की है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। संजय के इतने क्रोध से भरे जवाब से सौम्या डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह संजय से बहुत मिन्नत करती है। संजय उसे माफ कर देता है। दोनों अपने घर वालों को ढूंढने जाते हैं, जहाँ बिमला, सुलेखा और कविता एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। सौम्या अपनी गलती की माफी मांगती है और कविता को गले लगाती है। सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।